हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट हो रही है। इसका नाम क्या प्लेलिस्ट का? मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे इस प्लेलिस्ट में हम। तो देखो, मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम उनको समझें। ठीक है, किसी मटेरियल को मैग्नेटिक मटेरियल कब बोलेंगे? ठीक है, मान लो मेरे पास कोई मटेरियल है, वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा हुआ और वो मटेरियल कोई मैग्नेट नहीं है मान लो। ठीक है, मतलब उसके कोई पोल्स नहीं है। ठीक है, और अब मैं उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं उस मटेरियल को, और अब उस मटेरियल के पोल्स आ जाएं, साउथ और नॉर्थ पोल, तो हम बोलेंगे कि वो मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया और उस मटेरियल को क्या बोलेंगे कि वो मैग्नेटिक मटेरियल है। तो बेसिकली मैग्नेटिक मटेरियल तीन तरह के होते हैं, एक तो डायमैग्नेटिक और दूसरा पैरामैग्नेटिक और थर्ड फेरोमैग्नेटिक। तो ये जो प्लेलिस्ट है ना, इसमें हम मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल्स तीन तरह के होते हैं। पहला क्या है? डायमैग्नेटिक, और दूसरा पैरामैग्नेटिक, और थर्ड फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, अब देखो डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। मान लो मेरे पास एक मैग्नेट है, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी आएंगी ऐसे करके, है ना, अंदर साउथ टू नॉर्थ और बाहर नॉर्थ टू साउथ। इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में देखो, ये जो मैग्नेट की जो ये फील्ड है ना, बार मैग्नेट की ये फील्ड, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का काम करेगी। ठीक है, इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मान लो मैं कोई एक ऐसा मटेरियल रख दूं कि ये मटेरियल फीबली रिपेल हो रहा हो बाय दिस मैग्नेट, मतलब ये मैग्नेट इस मटेरियल को फीबली रिपेल करे, मतलब बहुत थोड़ा रिपेल करे। ठीक है, तो तब मैं बोलूँगा कि ये मटेरियल कौन सा होगा? डायमैग्नेटिक मटेरियल। और जब ये मटेरियल इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, तो ये मान लो मेरे को ऐसा मिला कि ये फीबली रिपेल हो रहा है इस डायरेक्शन में बाय दिस मैग्नेट। तो जब ये फीबली रिपेल हो रहा होगा तब पता क्या होता है? ये मैग्नेटाइज हो जाता है। ये कोई मैग्नेट नहीं है। जब ये मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है तो इसके कोई पोल्स नहीं होंगे। ठीक है, मान लो इस मटेरियल को मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ले आया और ऐसा पाया मैंने कि ये मटेरियल इस मैग्नेट के द्वारा इस डायरेक्शन में फीबली रिपेल हो रहा है, मतलब वीकली रिपेल। तो तब क्या हो रहा होगा? एक तरह से ये है ना, मैग्नेटाइज हो जाएगा ये मटेरियल। ठीक है, मतलब इसके पोल्स जाग जाएंगे। तो एक ऐसा मटेरियल जब उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें और वो क्या हो? फीबली रिपेल हो बाय दैट बार मैग्नेट, तो उसको बोलेंगे डायमैग्नेटिक। तो इसको, इस डायमैग्नेटिक मटेरियल को जब मैं इस बार मैग्नेट की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लाऊंगा ना, तो ये फीबली रिपेल होगा। तब क्या हुआ होगा? देखो, ये मैग्नेटाइज हो जाएगा जब तक ये इसकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा। किस तरह मैग्नेटाइज होगा? मतलब एक तरह से इसके पोल्स जाग जाएंगे। यहाँ पे नॉर्थ पोल आ जाएगा, यहाँ पे साउथ पोल आ जाएगा। ठीक है,
अब देखो नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा ना, तो एक तरह से ये इस डायरेक्शन में भागेगा, इस मैग्नेट से दूर इस डायरेक्शन में भागेगा, और ये इसको बहुत कम रिपेल करेगा लेकिन बहुत कम, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, तो देखो मान लो कोई बार मैग्नेट, ठीक है, ये क्या बार मैग्नेट, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी, अंदर साउथ पोल टू नॉर्थ पोल और बाहर नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो एक ऐसे मटेरियल को लाऊं मैं इस मैग्नेट के नज़दीक कि वो मटेरियल एक तरह से फीबली अट्रैक्ट हो, किससे, इस मैग्नेट से, मतलब ये मैग्नेट उस मटेरियल को अट्रैक्ट करे थोड़ा थोड़ा, तो उस मटेरियल को बोलेंगे कि वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। जब ये मटेरियल को मैं इस मैग्नेट के नज़दीक नहीं लाया हूँ, ये कोई मैग्नेट नहीं है, मतलब इसका कोई पोल्स नहीं है, ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इसको इसके नज़दीक लाऊंगा ना, और मान लो ऐसा पाया कि ये मैग्नेट इसको थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, मतलब इसमें पोल्स जाग जाएंगे, और मान लो ये अट्रैक्ट हो रहा है थोड़ा थोड़ा टूवर्ड्स दिस मैग्नेट, मतलब ये मैग्नेट इस मटेरियल को बिल्कुल थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो तब मैं ये बोलूँगा कि ये मटेरियल में पोल्स जाग चुके हैं, मतलब ये मैग्नेटाइज हो चुका है। और कैसे होगा, यहाँ पे साउथ पोल आएगा और यहाँ पे नॉर्थ पोल, अब इसके पोल्स जाग जाएंगे, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल फीबली अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स मैग्नेट, ठीक है। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, देखो मान लो अगेन मेरे पास कोई बार मैग्नेट है, उसकी फील्ड लाइंस तो ऐसे होंगी, है ना, ऐसे करके, पूरी नहीं बना रहा मैं, इतना स्पेस नहीं है। तो देखो कोई मटेरियल है मेरे पास, ठीक है, और मान लो ये मटेरियल इस मैग्नेट से काफी दूर है, मतलब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा हुआ, तो इसके पोल्स नहीं होंगे, ठीक है, मतलब ये मटेरियल है, कोई मैग्नेट नहीं है, ठीक है ना। और अब इस मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा मैं, और मैं ये पाऊंगा, मान लो मैंने ये पाया कि ये मैग्नेट इस मटेरियल को जबरदस्त तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट टुवर्ड्स मैग्नेट, मतलब ये मैग्नेट इसको है ना जबरदस्त तरीके से अपनी तरफ खींच रहा है इस मटेरियल को, मतलब ये इस मटेरियल को स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट कर रहा है, तब मैं इस मटेरियल को बोलूंगा कि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। और जब इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा, मतलब इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में, तो तब ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, मतलब इसके पोल्स जाग जाएंगे और ये मैग्नेट की तरफ स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होगा। तो साउथ पोल नॉर्थ पोल, साउथ नॉर्थ के बीच में अट्रैक्शन फोर्स आता है ना, साउथ नॉर्थ के बीच में अट्रैक्शन, लेकिन स्मॉल अट्रैक्शन आएगा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आएगा। नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करते हैं तो ये इसको फीबली रिपेल करेगा, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करते हैं तो ये मैग्नेट यहाँ पे इसको फीबली अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करते हैं तो ये मैग्नेट यहाँ पे इस मटेरियल को स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एग्जांपल जैसे कि आयरन देखो किसी मैग्नेट पे जबरदस्त तरीके से चिपक जाता है ना, आयरन मतलब जबरदस्त तरीके से अट्रैक्ट होता है बाय मैग्नेट, कोई भी मैग्नेट आयरन को जबरदस्त तरीके से अट्रैक्ट करता है ना, तो आयरन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, ठीक है।
इनको हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर्स में डीप में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं। 3 तरह के होते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, देखो कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल इन तीनों में से कोई भी हो, अगर ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा हुआ ना तो तब वो कोई मैग्नेट नहीं है, मतलब उसमें कोई पोल्स नहीं है। ठीक है, तो जब उस मैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दूंगा ना तो उसके पोल्स जाग जाएंगे। ठीक है, उसके पोल्स कुछ इस तरीके से जागे नॉर्थ साउथ कि मतलब ये मैग्नेट इसको फीबली रिपेल करे, तो इसको बोलेंगे डायमैग्नेटिक मटेरियल है। और एक दूसरा मटेरियल को जब मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखूं तो उस मटेरियल के पोल्स इस तरीके से जागे कि वो मैग्नेट उस मटेरियल को फीबली अट्रैक्ट करे, मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, खींचे अपनी तरफ, लेकिन बहुत कम खींचे, फीबली अट्रैक्ट। ठीक है, तो उस मटेरियल को बोलेंगे हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल। और कोई तीसरा मटेरियल जैसे कि आयरन कोई मैग्नेट थोड़ी ना होता है, लेकिन वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। अगर आयरन को आप मैग्नेट के नज़दीक रखोगे ना, ये क्या है, एक तरह से आयरन है। मैग्नेट के नज़दीक रखने का मतलब क्या, मैग्नेट की जो फील्ड है वो एक्सटर्नल फील्ड है ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब आयरन को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो आयरन के पोल्स जाग जाते हैं, मतलब आयरन मैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है, वेरी स्ट्रांगली मैग्नेटाइज, मतलब यह मैग्नेट आयरन को अपनी तरफ खींचेगा बहुत ज़बरदस्त तरीके से, नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है ना। ठीक है, अब देखो कुछ टर्म्स को पढ़ेंगे, जैसे कि फर्स्ट टर्म है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। क्या है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी? फर्स्ट टर्म, जिसको म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती थी एप्सिलॉन, ऐसे ही मैग्नेटिक परमिएबिलिटी भी होती है, उसको म्यू से डिनोट करते हैं। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल which allows magnetic field lines passing through that, magnetic field lines to pass through it। मतलब मान लो कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है, उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखूं, अगर वो अपने अंदर से, वो मैग्नेटिक मटेरियल अपने अंदर से जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास करने को अलाउ करेगा तो हम बोलेंगे कि उस मैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी उतनी ज़्यादा है। ठीक है, जैसे कि मान लो एयर है, एयर और वैक्यूम, एयर बोल लो या वैक्यूम बोल दें, इसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होती है? म्यू नॉट, मतलब जिसकी वैल्यू क्या होती है? 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। एयर या वैक्यूम की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू नॉट इतनी होती है। ठीक है, अब मेरे पास तो 3 होंगे ना मैग्नेटिक मटेरियल, डाया, पैरा और फेरो। तो देखो मान लो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, कोई मैग्नेट के, और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म, कितनी बी नॉट, मान लो कितनी बी नॉट। ठीक है,
तो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मैं ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल को रखूं, जैसे कि ये रख दिया मैंने, और मान लो ये डायामैग्नेटिक मटेरियल है, तो पता क्या होगा, ये डायामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक कम से कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से पास होने देगा। कोई मटेरियल नहीं रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, मैग्नेटिक फील्ड कितनी बी नॉट, हर जगह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब इन दोनों पोल्स के बीच में एक ऐसा मटेरियल रख दूं जो कि अपने अंदर से कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास होने दे, ठीक है, तो उसको बोलेंगे कि भाई वो डायमैग्नेटिक मटेरियल है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की रिप्रेजेंटेशन कैसे आएगी, यहां पे देखो ऐसा लग रहा ना कि मैं कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर से पास हो रही हैं, कम लग रहा ना ऐसा। तो एक तरह से इस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो मान लो होगी बी, ठीक है। ये जो बी है ना, ये बी नोट से कम होगी, क्योंकि पहले देखो इतने ही रीजन से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। अब इतने ही रीजन से जब मैं मतलब एक मैग्नेटिक मटेरियल रखूंगा, अब उतने ही रीजन से कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है ना, तो उस मैग्नेटिक मटेरियल को बोलेंगे कि भाई वो डायामैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, डायामैग्नेटिक मटेरियल है ये। मतलब डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है, अगर उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो वो अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास होने को अलाउ नहीं करता, मतलब उसके अंदर से काफ़ी कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती है, क्रॉस होती हैं, ठीक है। तो कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस हुई हैं, तो ये बी क्या बी नोट से कम नहीं होगा, सीधी सी बात है, बी विल बी लेस देन बी नोट। मैंने क्या बताई है मैग्नेटिक परमिबिलिटी की डेफिनेशन, कि इट इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल विच अलाउज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू पास थ्रू इट। मतलब इसकी एबिलिटी कम है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास करने की, तो इसकी जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है ना म्यू, वो म्यू नोट से कम होगी, ठीक है। और ये चीज़ हमेशा याद रखना, कोई भी मटेरियल हो म्यू हमेशा जीरो या उससे ज़्यादा होता है। म्यू जीरो किस मटेरियल का होता है, सुपर कंडक्टर का, वो भी हाँ डायमैग्नेटिक मटेरियल ही होता है। म्यू जीरो किसका होता है, सुपर कंडक्टर का, ठीक है। सुपर कंडक्टर क्या होता है, परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल। इसको आप आगे वाले लेक्चर्स में अच्छे से समझोगे, ठीक है। तो कोई भी मटेरियल हो, डाया, पैरा, फेरो, उसका जो मैग्नेटिक परमिबिलिटी है ना हमेशा जीरो या जीरो से ज़्यादा होती है। एयर या वैक्यूम की म्यू नोट होती है 4 पाई × 10⁻⁷, ठीक है। और म्यू जीरो किसका होता है, सुपर कंडक्टर। ये एक डायमैग्नेटिक मटेरियल ही होता है सुपर कंडक्टर। परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है ना उसको सुपर कंडक्टर बोलते हैं, और उसकी मैग्नेटिक परमिबिलिटी कितनी होती है, जीरो, ठीक है। चलो ये मैग्नेटाइज तो हो गया डायमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। मतलब नॉर्थ पोल यहां पे आएगा और साउथ पोल यहां पे, पोल्स दाग जाएंगे ना इस डायमैग्नेटिक मटेरियल में। लेकिन ये डायमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से पास होने को कम अलाउ कर रहा है।
तो एक तरह से इसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू नोट से क्या होगी, कम होगी। यहां पे तो एयर थी या वैक्यूम, उसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या थी, म्यू नोट, है ना। अब कोई मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया और हमने ऐसा पाया कि वो अपने अंदर से कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास करने को अलाउ कर रहा है। मैग्नेटाइज हो गया नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से पास करने को अलाउ नहीं कर रहा ना, तो इसकी जो क्या मैग्नेटिक परमेबिलिटी एयर की मैग्नेटिक परमेबिलिटी से कम होगी, मतलब म्यू ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल वो म्यू नोट से क्या होगा, कम। ठीक है, और म्यू जीरो वो किस केस में होगा, अगर ये डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या हो, सुपर कंडक्टर हो, मतलब इसके अंदर से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास ही ना हो, तो तब उस डायमैग्नेटिक मटेरियल को बोलेंगे सुपर कंडक्टर। और सुपर कंडक्टर की मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है, जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है ना, भले कम हो रही हो इसके कंपैरिजन में। ठीक है, अगर ऐसा भी तो हो सकता ना, ऐसा डायमैग्नेटिक मटेरियल रख दूं, इसके अंदर से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास ही ना हो, सारी बाहर से जाएं, तो वो परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है और उसको बोलते हैं सुपर कंडक्टर। ठीक है, उसका जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी है ना वो जीरो होती है। वैसे जनरली बात करें, सुपर कंडक्टर को छोड़ के अगर बात करूं मैं, और जितने डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू नोट से कम तो होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा कम नहीं होती। ठीक है, म्यू नोट से स्लाइटली कम होती है, ऐसा बोल सकते हो आप। ठीक है, और इसके अंदर अब बी नोट से कम होगा। अगर ये सुपर कंडक्टर हुआ तो बी जीरो हो जाएगा, इसके अंदर से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास ही नहीं होगी। एक और टर्म आती है रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। क्या, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल, उसको म्यू आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, और वो जो म्यू आर है ना वो किसके बराबर होता है, वो जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है बी बाय, अगर वो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं रखा होता तब मैग्नेटिक फील्ड क्या होती, बी नोट होती। ठीक है, और ये म्यू बाय म्यू नोट के बराबर होता है। रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू आर से डिनोट करते हैं और ये म्यू बाय म्यू नोट के बराबर होता है। ठीक है, अब यहां पे बताओ, ये जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है इसकी रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू आर वो क्या आ जाएगी, म्यू बाय में म्यू नोट, और म्यू नोट से कम है। ठीक है, लेकिन इतना भी कम नहीं है। हाँ, म्यू नोट से स्लाइटली कम होता है अक्सर। एक एक्सेप्शन केस में म्यू जीरो होता है केवल सुपर कंडक्टर के लिए। सुपर कंडक्टर को छोड़ दिया जाए, जो बाकी जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनका जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी है ना वो म्यू नोट से कम तो होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वह जीरो, म्यू नोट से स्लाइटली कम होती है। ठीक है, तो जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है उसकी रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू आर, उसको क्या लिखोगे, दिस बी बाय बी नोट, और ये बी नोट से क्या है, कम, क्योंकि कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है ना इसके अंदर से, अलाउ ही नहीं कर रहा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास करने को, ये कम से कम अलाउ कर रहा है। तो म्यू आर सीधी सी बात है 1 से तो कम आएगा, लेकिन स्लाइटली लेस देन 1 आएगा। क्या, स्लाइटली लेस देन 1। ठीक है,
अगर ये डायमैग्नेटिक मटेरियल सुपर कंडक्टर हुआ तो इसके अंदर से एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं होगी, ये अलाउ ही नहीं करेगा। तो सुपर कंडक्टर के लिए म्यू आर वो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, क्योंकि बी 0 बन जाएगा ना, तो 0 बाय में बी नोट, तो क्या बन जाएगा, 0। ठीक है, वैसे अगर सुपर कंडक्टर को हटा दिया जाए, देखो सुपर कंडक्टर जो होता है ना, एक परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है जो कि अपने अंदर से एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसको पास नहीं होने देता। उसका म्यू आर 0 होता है, म्यू 0 होता है। ठीक है ना, वो अपने अंदर से एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पास नहीं होने देता। लेकिन उसको छोड़ के जो बाकी डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात की जाए ना, बाकी डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की, मतलब जनरली, तो ये होता है म्यू आर 1 से स्लाइटली कम होता है, म्यू नोट से कम होता है, लेकिन म्यू नोट से स्लाइटली कम। ठीक है, वो अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास तो होने देता है, लेकिन कम पास होने देता है। तो नेक्स्ट क्या होगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो ऐसे ही है, 2 पोल्स एक मैग्नेट के, यहाँ पे एयर है और मान लो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे करके एयर की मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू नोट, और मान लो यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, बी नोट। चलो ठीक है भाई, अब मैंने क्या किया, बिटवीन दीज 2 पोल्स इस रीजन में एक मटेरियल रखूं, मैग्नेटिक मटेरियल, कि क्या हो कि वो अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास होने दे, और कुछ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंटेशन आए। ठीक है, तो अब देखो ये अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास करने को अलाउ कर रहा है, तो इसका म्यू नोट से क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका म्यू मतलब इसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू नोट से क्या होगी, ज़्यादा, और ये मैग्नेटाइज हो जाएगा ऑब्वियसली, यहाँ पे साउथ पोल आ जाएगा और यहाँ पे नॉर्थ पोल आ जाएगा। ठीक है, और ये कौन सा होगा, डायमैग्नेटिक मटेरियल, सॉरी पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अब इस पैरामैग्नेटिक मटेरियल की जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी है म्यू आर, वो क्या होगी, दिस म्यू बाय म्यू नोट, और ये म्यू नोट से ज़्यादा है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं होता। म्यू नोट से ज़्यादा तो होता है, लेकिन स्लाइटली ज़्यादा होता है। तो म्यू बाय में म्यू नोट क्या आ जाएगा, 1 से ज़्यादा तो आएगा, लेकिन स्लाइटली ग्रेटर देन 1 आएगा। ठीक है, म्यू आर क्या होगा, स्लाइटली ग्रेटर देन 1। ठीक है ना, और जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल की, म्यू आर, वो क्या होता है, उस मैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक परमेबिलिटी बाय में एयर या वैक्यूम की मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ठीक है, या आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर उस मैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी बाय में, अगर वो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं रखा होता तब जो मैग्नेटिक फील्ड आती तो बी नोट आती ना। ठीक है ना, तो ये रेशियो जो होता है ना, वो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी होता है। ठीक है, देखो कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, अभी तक मैंने उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल नहीं रखा है, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है मान लो बी नोट। अब उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेटिक मटेरियल रख दूं, अब मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हो जाए, नेट मैग्नेटिक फील्ड, वो हो जाए बी, तो बी बाय में बी नोट, ये जो रेशियो है ना,
ये क्या होता है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ दैट मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, जो कि म्यू बाय म्यू नॉट भी होता है, ठीक है। अब देखो थर्ड, कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल बच गया, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो अभी ये पोल से मैग्नेट के और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है एयर में, वैक्यूम में, और कितनी बी नोट। एयर वैक्यूम की मैग्नेटिक परमिबिलिटी क्या होती है, म्यू नोट। अब मैं एक ऐसा मटेरियल रख दूं बिटवीन दीज टू पोल्स, जैसे कि आयरन, मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, कि वो अपने अंदर से है ना जबरदस्त तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास होने को अलाउ करे। मतलब यहाँ पे मैं आयरन को रख दूँ या मैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को, किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन को, तो अब है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसी हो जाएगी। सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किससे पास करेंगी, आयरन से या उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर से पास हो रही है। इस केस में सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर से पास हो रही हैं उस मैग्नेटिक मटेरियल के। तो एक तरह से मैग्नेटाइज हो चुका है। यहाँ पे साउथ पोल आ जाएगा, ये नॉर्थ पोल, और इसका जो मैग्नेटिक परमिबिलिटी होगी म्यू, सीधी सी बात है म्यू नोट के मुकाबले काफी ज्यादा होगी, मच मच ग्रेटर देन म्यू नोट। तो मतलब म्यू आर इस मैग्नेटिक मटेरियल का, मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, वो म्यू बाय म्यू नोट होता है, और म्यू म्यू नोट के मुकाबले काफी ज्यादा है। तो म्यू आर क्या होगा, वेरी लार्ज, ठीक है ना। और ये कौन सा मटेरियल होगा, फेरोमैग्नेटिक। कुछ चीजें हैं जैसे कि मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू ऑफ एनी मैग्नेटिक मटेरियल, उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि कोई मैग्नेटिक मटेरियल को अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो वो उससे मैग्नेटिक मटेरियल की एबिलिटी कितनी है कि वो अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास होने की परमिशन दे एक तरह से। वो परमिशन जितनी ज़्यादा होती है ना, उसका म्यू उतना ही ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पे ये परमिशन दे तो रहा है लेकिन कम दे रहा है, तो इसका म्यू म्यू नोट के मुकाबले जो कम होगा। यहाँ पे ये परमिशन दे रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से पास होने की अच्छी, तो इसका म्यू म्यू नोट से ज़्यादा होगा, लेकिन स्लाइटली ज़्यादा, मतलब म्यू आर 1 से स्लाइटली ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त परमिशन दे रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से पास होने की, तो म्यू म्यू नोट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा, मतलब म्यू आर वेरी वेरी लार्ज, इसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। यहाँ पे कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, काफ़ी कम, यहाँ पे इससे तो ज़्यादा ही हो रही हैं। इतने रीजन में यहाँ पे जितनी पास करती, उतने रीजन में यहाँ पे उससे ज़्यादा ही पास कर रही हैं, और यहाँ पे बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर जा रही हैं, ठीक है। तो म्यू आर की कोई यूनिट नहीं होती, म्यू या म्यू नोट की यूनिट होती है क्या, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। और म्यू हमेशा 0 या 0 से ज्यादा होता है, ठीक है। और म्यू आर भी 0 या 0 से ज्यादा होता है, ठीक है ना। म्यू 0 मतलब म्यू आर 0 किसका होता है, सुपर कंडक्टर का, जो कि एक परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। अब हम कुछ और टर्म्स को पढ़ेंगे।
तो सेकेंड टर्म क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये कुछ नहीं है, वही है, मैग्नेटिक फील्ड ही होती है ये। किसी पॉइंट पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, उसको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड ही होती है और कुछ नहीं होती। ठीक है ना, जिसको बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होगी, टेस्ला होगी, और सीजीएस यूनिट मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है, गॉस, जिसको जी से भी डिनोट करते हैं। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। तो मैग्नेटिक फील्ड के देखो कितने नाम है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। ठीक है, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट टर्म देखो क्या है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग फोर्स बोल सकते हो या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। इसको H से डिनोट करते हैं, और ऊपर वेक्टर क्यों लगाया H के ऊपर, क्योंकि ये जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स या जो ये मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, द डिग्री टू विच ए मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, कैन मैग्नेटाइज ए मैग्नेटिक मटेरियल। इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ H। ठीक है, ये डेफिनेशन है H की, मैग्नेटाइजिंग फोर्स बोल दो या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है H, याद रखना। ठीक है, अब H क्या है उसको अच्छे से कैसे समझे, तो देखो H क्या है, एक तरह से फॉर्मूला, मतलब किसी जगह पे मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी H कितनी होगी वो कैसे पता लगाएं। उस जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड है बाय में उस जगह की जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है। ठीक है, यहां ऐसे H पता चलता है, किसी जगह पे H मतलब मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी वो क्या होगी, मतलब मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या होगा, उस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है, बाय में उस जगह की मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ये डिवाइड कर देना ऐसे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सोलिनॉइड है, इनफाइनाइट सोलिनॉइड मान लो। ठीक है, और मान लो इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, इनफाइनाइट सोलिनॉइड, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ वो मान लो स्मॉल n है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और बहुत लंबा सोलिनॉइड है। ठीक है,
और इसके अंदर एयर है, एयर इनसाइड सोलिनॉइड। तो इनफाइनाइट सोलिनॉइड है तो इसके अंदर, सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म आएगी ना। और कितनी आएगी इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, अगर इसमें कितना करंट फ्लो करे आई सोलिनॉइड में, कितनी आएगी, म्यू नॉट एन आई, ये फॉर्मूला होता था, हमें पता है। तो इस सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इतनी आ गई यूनिफॉर्म। चलो ठीक है, इनफाइनाइट सोलिनॉइड, आई करंट पास कर रहा, सोलिनॉइड के अंदर एयर, तो इसके अंदर क्योंकि इनफाइनाइट सोलिनॉइड है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म तो आएगी, और कितनी आएगी, म्यू नॉट एन आई। तो इस सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी अगर बोला जाए वो कितना आएगा उस फॉर्मूले से, सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है कितनी, म्यू नॉट एन आई बाय में, सोलिनॉइड के अंदर एयर ही तो है, एयर की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू, वो क्या हो जाएगी, म्यू नॉट, तो म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, तो कितनी आएगी, एन आई। बस मैं है ना ये सोलिनॉइड के एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझा रहा हूँ कि एच क्या चीज़ है। तो इनफाइनाइट सोलिनॉइड हो मतलब बहुत लंबा, उसके अंदर एयर हो, आई करंट फ्लो कर रहा हो जैसे कि दिखाई दे रहा है, तो सोलिनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इतनी स्थापित हो जाएगी ना, सेटअप हो जाएगी। तो सोलिनॉइड के अंदर जो एयर है वहाँ पे हर जगह पे इस डायरेक्शन में कितनी मैग्नेटाइजिंग फोर्स बोला जाएगा या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी मतलब एच, एन आई बोला जाएगा। तो एस आई नीट क्या होगी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी क्या होगी, एन तो क्या, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और आई करंट एम्पियर, तो क्या हो जाएगी, एम्पियर पर मीटर। ठीक है, ठीक है ना। अब होती है नेक्स्ट टर्म एक जो हम पढ़ते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। नेक्स्ट टर्म है फोर्थ टर्म है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसको आई से डिनोट करते हैं, और ऊपर वेक्टर का साइन क्यों लगाया, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब ये क्या चीज है, इसकी डेफिनेशन, इट इज द एक्सटेंट अप टू विच ए मैग्नेटाइजिंग मटेरियल या स्पेसिमेन बोल दो कैन बी मैग्नेटाइज्ड when that specimen या magnetic material is placed, when it is placed in magnetizing field। ठीक है, मतलब अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल मतलब स्पेसिमेन को रखा जाए तो किस एक्सटेंट तक वो स्पेसिमेन मतलब वो मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज हो सकता है, उसको कहाँ से मेजर कर सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई से, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, मान लो ये कोई क्या है, स्पेसिमेन मतलब कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल, इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, मतलब एक तरह से इसको एक मैग्नेट के पास रख दिया,
मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। तो एक तरह से इस स्पेसिमेन को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया ना। तो अगर ये मैग्नेटिक मटेरियल है तो इसको मैग्नेटाइज होना चाहिए, मतलब इसमें पोल्स जाग जाने चाहिए, ठीक है ना। तो देखो मान लो ये मैग्नेटाइज हो गया, और वैसे देखो ये कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल हो सकता है, डाया, पैरा, फेरो, और मान लो थोड़ी देर के लिए फेरो है, वैसे कुछ कोई भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये फेरो मैग्नेटिक मटेरियल है, तो मैग्नेटाइज होगा। यहां पे क्या आएगा, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, पोल्स जाग गए ना, तो पोल स्ट्रेंथ भी आएगी मान लो स्मॉल m, ठीक है। और मान लो इसकी जो लंबाई है स्पेसिमेन की वो 2L है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो कितना है, A, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I को क्या लिखा जाएगा, देखो पोल्स जाग गए ना, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी बनेगा साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब जो स्पेसिमेन मैग्नेटाइज हुआ है उसका मैग्नेटिक मोमेंट बाय में उसी स्पेसिमेन का वॉल्यूम, यही है I। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा, पोल स्ट्रेंथ इनटू में 2L, मैग्नीट्यूड तो ये आ जाएगा, और मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये आएगी ना, डायरेक्शन ऐसे आ जाएगी, ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन, तो पूरा मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा ना। बाय में वॉल्यूम, इस स्पेसिमेन का वॉल्यूम क्या होगा, A इंटू में 2L, तो 2L से 2L कैंसल, तो ये क्या आया, पोल स्ट्रेंथ बाय में एरिया। तो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम बोल दो या पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया, इसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। SI यूनिट क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक मोमेंट बाय में वॉल्यूम है ना, मैग्नेटिक मोमेंट की क्या होती है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम की मीटर क्यूब, तो क्या हो जाएगी, एम्पियर पर मीटर, ठीक है। तो ये है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I, वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना। कैसे डिफाइन करोगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मतलब I को, मान लो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कोई मैग्नेटिक मटेरियल रखा हुआ है, वैसे कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल हो सकता है, डाया, पैरा या फेरो, ठीक है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक मटेरियल को रखोगे तो मैग्नेटाइज हो जाएगा, उसके पोल्स जाग जाएंगे। मान लो ये फेरोमैग्नेटिक है तो कुछ इस तरीके से पोल्स जागेंगे ना, मतलब ये मैग्नेटाइज होगा, मतलब पोल स्ट्रेंथ कुछ आ जाएगी, मान लो स्मॉल m, तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा ना, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, कितना, स्मॉल m इंटू में 2L, पोल्स के बीच की सेपरेशन, और बाय में स्पेसिमेन का वॉल्यूम कर दो, A इंटू में 2L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू में लंबाई, तो ये क्या है, पोल स्ट्रेंथ बाय में एरिया। तो पर यूनिट एरिया में जितनी पोल स्ट्रेंथ होगी ना, वही एक तरह से इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, ठीक है। SI यूनिट एम्पियर पर मीटर होती है, ठीक है। जो H की SI यूनिट होती है वही I की है। मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी H से दिखाते थे, अभी पीछे ही जो पढ़ा उसकी SI यूनिट एम्पियर पर मीटर ही आई थी ना, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की भी
SI यूनिट क्या होगी, वही होगी एम्पियर पर मीटर। अब जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। कितनी टर्म होगी, 1 2 3 4 और ये 5th टर्म है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल। इसको एक्साई से डिनोट करते हैं, जाई, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बाय मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, इनका रेशियो जो होता है ना वही एक्साइम है, ठीक है। कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी I और H दोनों यूनिट सेम हो जाएंगी ना, तो एक्साइम की कोई यूनिट नहीं रहेगी, नो यूनिट, ठीक है। अब है एक रिलेशन बिटवीन रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मतलब म्यू आर और एक्साइम, इसके बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन रहता है वो बताएंगे अभी, ठीक है। तो देखो, मान लो ये कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, वैसे कुछ भी हो सकता है, डाया पैरा फेरो। केवल रिलेशन निकालने के लिए हम ऐसा मानेंगे कि ये कौन सा है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। वैसे वो जो रिलेशन होगा ना वो डाया मैग्नेटिक मटेरियल के भी लागू होगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए भी और ऑब्वियसली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए भी। अभी देखो, ये कोई मैग्नेट है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, जैसे कि कोई बार मैग्नेट हो, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बनेंगी इस बार मैग्नेट की, जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का काम करेगी। बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का काम करेगी। मान लो यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होता, मतलब ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखा हुआ नहीं है, तो मतलब यहां पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगी और यहां पे भी क्या, एयर है ना, क्या है, एयर। और मान लो यहां पे जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में कितनी है, H, और यहाँ पे अभी कोई मैग्नेटिक मटेरियल नहीं रखा हुआ है, मतलब यहाँ पे एयर है या वैक्यूम, तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, म्यू नॉट इंटू में H, क्योंकि यहाँ पे एयर है। अब क्या करूँगा मैं, इस बार मैग्नेट के पास कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल लाऊंगा, डाया पैरा फेरो, जैसे कि मान लो फेरो लाए, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लाए, ठीक है। तो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी, तो एक तरह से ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएगा ना, तो एक तरह से ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाएगा, मतलब इसके पोल जाग जाएंगे। और किस तरीके से, यहाँ पे साउथ पोल आएगा और यहाँ पे नॉर्थ पोल आएगा, ठीक है। और मान लो इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी है वो मान लो म्यू है, ठीक है। तो इसकी रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू आर,
वो क्या बोली जाएगी, म्यू बाई म्यू नॉट। सही बात है। और ये मैग्नेटाइज भी हो गया। अब इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड वो क्या आएगी, म्यू इंटू में एच। मतलब यहां पे जो मटेरियल है जो ये, उसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू इंटू में एच, ये आ जाएगी। यहां पे जब ये हम इस मैग्नेटिक पर, ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है इसको यहां पे नहीं लाए थे, तो यहां पे तो एयर थी, ये यही पॉइंट है सेम। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी, म्यू नॉट एच। लेकिन अब मैं इस मैग्नेट के पास में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिया है मान लो, तो मैग्नेटाइज हो जाएगा, पोल्स जाग जाएंगे, साउथ पोल नॉर्थ पोल। तो उसी पॉइंट पे अब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या आ जाएगी, उस पॉइंट पे अब मटेरियल है ना फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जिसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू है, तो म्यू इंटू में मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी एच, ये आ जाएगी अब नई मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको कैसे सोचा जाएगा, इसी मैग्नेटिक फील्ड को, तो देखो यही पॉइंट है, बिल्कुल यही पॉइंट। इस पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे म्यू एच आ गई, क्योंकि अब यहां पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। अब इसको, इस मैग्नेटिक फील्ड को कैसे सोचा जाता है वो देखो। अब देखो ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ये मैग्नेटाइज हो चुका है। अब देखो मान लो यहाँ पे एयर होती और ये मैग्नेटिक मटेरियल भी है, ये मत समझना ये नहीं है। मान लो यहाँ पे एयर होती तो इस बार मैग्नेट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती, म्यू नॉट एच। यहाँ पे क्या होती, एयर। लेकिन ऐसा समझो ये मैग्नेटिक मटेरियल भी है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं। अब क्योंकि ये मैग्नेटाइज हो चुका है, इसकी खुद की भी तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी ना। और साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वो क्या हो जाएगी, आई। ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज हुआ है, इसके अंदर पोल्स जाग गए हैं, तो इसके अंदर साउथ पोल टू नॉर्थ पोल मैग्नेटाइजिंग, सॉरी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आ जाएगी ना, आई। तो एक तरह से अब इस मैग्नेटाइज मटेरियल की वजह से भी यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी, कितनी, म्यू नॉट इंटू माई। ऐसा समझो यहां पे एयर है तो केवल बार मैग्नेट की वजह से कितनी आती, म्यू नॉट एच। ये केवल कॉन्सेप्ट है, वैसे तो यहां पे क्या अभी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो ये मैग्नेटाइज हो चुका है, साउथ पोल नॉर्थ पोल जाग चुके हैं, इस डायरेक्शन में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हो गई आई। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, एक तरह से ऐसा समझो एयर है, तो म्यू नॉट इंटू में आई। ठीक है ना। पहले केवल बार मैग्नेट था, उस पॉइंट पे वहां पे एयर थी, इन रियलिटी एयर थी, और यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी एच थी ड्यू टू दिस बार मैग्नेट। तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड एयर में कितनी आएगी, म्यू नॉट एच, क्योंकि एयर की मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू नॉट होती है। अब इस बार मैग्नेट के नज़दीक में एक मैग्नेटिक मटेरियल को लाया, वैसे किसी को भी ला सकते हो, डाया, पैरा, मैं यहाँ पे मान लो फेरो के लाया, मैग्नेटाइज हो जाएगा साउथ पोल नॉर्थ पोल। मैग्नेटाइज हुआ है तो इसके अंदर ऐसे इस डायरेक्शन में साउथ पोल टू नॉर्थ पोल मैग्नेटिक मोमेंट के अलोंग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी होगी आई। और यहाँ पे मटेरियल कौन सा है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, उसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू। तो इस मटेरियल के अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, म्यू इंटू में, और यहाँ पे जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स बनता है एच, है ना, म्यू एच हो जाएगी। अब इसको समझा कैसे जाता है वो समझो। ऐसा मान लो यहाँ पे एयर है, तो इस बार मैग्नेट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, म्यू नॉट एच। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की वजह से क्या आएगी, क्योंकि एयर है, म्यू नॉट इंटू में आई।
तो एक तरह से म्यू नोट एच प्लस म्यू नोट आई, वो म्यू एच के बराबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए बिल्कुल। म्यू नोट एच प्लस म्यू नोट आई इज इक्वल टू म्यू एच। ठीक है, तो म्यू नोट आई इज इक्वल टू म्यू माइनस म्यू नोट एच आई बाय में एच इज इक्वल टू म्यू माइनस म्यू नोट बाय में म्यू नोट। आई बाय एच वो क्या होता है? एक्साइएम, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल। तो एक्साइएम देखो क्या आ गया, म्यू बाय म्यू नोट वो क्या होता है? रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी म्यू आर, और माइनस म्यू नोट बाय म्यू नोट 1 माइनस 1। तो देखो म्यू आर क्या आ गया? 1 प्लस एक्साइएम। तो ये रिलेशन होता है बिटवीन रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ एनी मैग्नेटिक मटेरियल, चाहे वो डाया हो, चाहे वो पैरा हो, चाहे वो फेरो हो। ठीक है, मैंने इस रिलेशन को जो ड्राइव किया ना, वो क्या मान के किया है? इस बार मैग्नेट के नज़दीक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लाया। ठीक है ना, लेकिन ये एप्लीकेबल है तीनों मैग्नेटिक मटेरियल के लिए ये रिलेशन, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्साइएम। इसको हमेशा याद रखना। ठीक है, अब देखो जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स होता है या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी मतलब एच, उसकी एसआई यूनिट तो हमें पता है एम्पियर पर मीटर होती है, उसकी सीजीएस यूनिट होती है ओरेस्टेड। और सीजीएस और एसआई यूनिट में क्या रिलेशन होता है अब हम वो देखेंगे। तो देखो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी मतलब एच वो क्या होती है? एम्पियर पर मीटर। एंड सीजीएस यूनिट ऑफ एच वो क्या बोलते हैं हम? ओरेस्टेड। ठीक है, तो एक जो ओरेस्टेड होता है वो 80 एम्पियर पर मीटर के बराबर होता है। मतलब एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में ये रिलेशन होता है। ठीक है, अब हम इसको वेरीफाई भी करेंगे। चलो वेरीफाई करो। तो देखो एच बी बाय म्यू नोट होता है ना, मतलब मान लो कहीं पे मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी एच है और एयर है, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बी वो म्यू नोट एच हो जाती है। तो ये रिलेशन तो होता है। तो सीजीएस में आओ, एच की सीजीएस यूनिट क्या? ओरेस्टेड। तो 1 ओरेस्टेड को क्या लिखा जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट 1 गोस बाय में म्यू नोट। म्यू नोट की वैल्यू 4 पाई इंटू में 10 की पावर माइनस 7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर है ना। और 1 गोस कितने टेस्ला होता है? देखो 1 टेस्ला तो 10 की पावर 4 गोस होता है। तो 1 गोस कितने टेस्ला होगा? 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला बाय में 4 पाई इंटू में 10 की पावर माइनस 7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो टेस्ला से टेस्ला कैंसिल होगा, तो 1 ओरेस्टेड ये कितना आ गया? 10 की पावर प्लस 7 हो जाएगा, 7 में से 4 गया 3, तो 1000 बाय में 4 पाई इतना एम्पियर पर मीटर। ठीक है ना, 1000 बाय में 4 पाई ये लगभग 80 के बराबर आता है। तो 1 ओरेस्टेड किसके बराबर होता है? 80 एम्पियर पर मीटर। ओरेस्टेड एच की सीजीएस यूनिट है और एसआई यूनिट तो एच की एम्पियर पर मीटर होती है। तो इन दोनों में ये रिलेशन होता है। ठीक है, इसको भी याद रखना। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, डायमैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं ना
उसको बिल्कुल डीप में समझेंगे, ठीक है, उसकी वेरियस प्रॉपर्टीज़ वगैरह वगैरह जो भी है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।